हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ऑफ ज्योमेट्रिक्स। आज हम अदर टू जो डेटाबेस स्ट्रक्चर थे, रिलेशनल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, उसके बारे में पढ़ेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था हायरार्किकल डेटाबेस स्ट्रक्चर और हमने नेटवर्क डेटाबेस स्ट्रक्चर, जिसके साथ हमने रिंग पॉइंटर स्ट्रक्चर देखा था हमने। तो आज हम रिलेशनल डेटाबेस स्ट्रक्चर को देखेंगे। हमें पता है कि जियो रिलेशनल डेटाबेस स्ट्रक्चर में हमारे पास जो स्पेशल डेटा है, नॉन स्पेशल डेटा है, वो डिफरेंटली स्टोर किए जाते हैं। और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जो न्यू टेक्नोलॉजी हमारे पास डेटाबेस स्ट्रक्चर है न्यू, उसके में अंदर जो है हमारे पास स्पेशल और नॉन स्पेशल जो डेटा है वो एक साथ स्टोर किया जाता है हमारे पास। ठीक है, तो रिलेशनल डेटाबेस स्ट्रक्चर का क्या है कि डेटा आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ सीरीज ऑफ टू डायमेंशनल टेबल्स, ईच ऑफ विच कंटेन्स रिकॉर्ड्स फॉर वन एंटिटी। तो इसके अंदर हमारे पास जो डेटा है वो सीरीज ऑफ टू डायमेंशनल मतलब 2D टेबल्स में स्टोर किया जाता है, जो कि रो और कॉलम को कंसिस्ट करता है हमारे पास। और हर एक जो एंटिटी है या फिर फीचर है हमारे पास, वो रिकॉर्ड्स या उसके एट्रीब्यूट की इन्फॉर्मेशन रखता है हमारे पास। एंड दीज टेबल्स आर लिंक्ड बाय कॉमन डेटा, जिसको हम की कहते हैं। तो मतलब एक कॉमन डेटा होता है जिसके साथ इसको लिंक करते हैं हमारे पास। इट इज़ पॉसिबल टू मेक क्वेरी ऑन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ टेबल्स। और जो क्वेरी हम परफॉर्म कर सकते हैं, या तो एक सिंगल टेबल पर भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम ग्रुप ऑफ टेबल्स पे भी कर सकते हैं। तो जैसे इस डायग्राम से देखते हैं कि जो डेटा है हमारे पास, ठीक है, एट्रीब्यूट सेट 1 है, अदर टेबल जो है वो हमारे पास पार्सल टेबल है, और फिर ऑनर टेबल है हमारे पास। मतलब ये 3 टेबल्स में हमारे पास डेटा को स्टोर किया गया है। और इसमें हमारे पास जो लिंक किया जा रहा है वो हमारे पास एक कॉमन डेटा से किया जा रहा है, जिसको हम की बोल रहे हैं। और इसके अंदर जो की है वो है हमारे पास एल आई डी में देखेंगे हमारे पास हर एक टेबल में मिलेगा हमारे पास, क्योंकि एक कॉमन आई डी है। उसके अलावा जो डिफरेंट एट्रीब्यूट सेट टेबल है हमारे पास, उसमें डिफरेंट डिफरेंट रिकॉर्ड्स या फिर हमारे पास उनके जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगे हमारे पास। और उसके साथ हमारे पास एक जो कॉलम होगा वो यूनिक होगा हमारे पास, जो कि हर एक टेबल के अंदर कॉमन रहेगा हमारे पास, जो कि की कहलाता है हमारे पास। ठीक है, तो अगर हम लैंड टाइटल का लेते हैं कि नंबर हो गया हमारे पास 1 2 3 4, उसके बाद LID एरिया हो गया हमारे पास। ठीक है, फिर कोई भी मतलब कि रेजिडेंशियल या कमर्शियल एरिया की बात हो रही है, जो कि हमारे पास कैसे डेटा को स्टोर किया जा रहा है। कोई रेजिडेंशियल एरिया रिलेशनल डेटाबेस स्ट्रक्चर में कैसे स्टोर किया जाता है, एक तो 2 डायमेंशनल टेबुलर फॉर्म में किया जाता है, और जिसके अंदर हमारे पास जो रिकॉर्ड्स होते हैं, हर एक आइडेंटिटी जो है वो लिंक होती है टेबल एक यूनिक आईडी या फिर कॉमन डेटा से हमारे पास। तो यहाँ पर जो LID है, ठीक है, LID एरिया को हमने एक आईडी दे रखी है कि पहले जो नंबर 1 एरिया है हमारे पास, उसका ID 03420 है, सेकंड वाले का 19286 है, थर्ड है 06072, फिर है 30123। तो इसके अंदर जो टेबल 1 या एट्रीब्यूट सेट 1 है, उसके अंदर एक तो नंबर, ठीक है, LID एरिया, फिर उस एरिया का डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब हुआ, और एरिया कहाँ का है हमारे पास। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। फिर फर्दर हमने उस टेबल को या फिर अदर एट्रीब्यूट्स को, जैसे उसके साइज कितना है हमारे पास उस एरिया का, कैटेगरी कौन सी है उसकी, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है हमारे पास। ठीक है, तो ये जो रो होता है, हमें पता है रो को हम और क्या कहते हैं, टपल भी कहते हैं हमारे पास। ठीक है, हमने देखा था पहले। ठीक है, तो ये जो रो है उसको हम टपल कहते हैं हमारे पास, और ये जो कॉलम है वो हमारे पास फीचर या फिर हमारे पास एट्रीब्यूट को डिनोट करता है हमारे पास। तो सबसे पहले हम लैंड टाइटल टेबल देखें, फिर पार्सल टेबल हो गया हमारे पास, जो कि इन्फॉर्मेशन क्या रख रहा है, साइज उसका, कैटेगरी और रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑनर टेबल है। ऑनर टेबल के अंदर उस ऑनर का नेम है हमारे पास, ठीक है, पोस्टल एड्रेस है उसका, फ़ोन नंबर है। तो मतलब कि ये जो डेटा है वो एक रेजिडेंशियल एरिया का है मान लेते हैं, या कमर्शियल एरिया का जो भी है। तो उसके अंदर जितने भी हाउसेज हैं, जितने भी एरियाज हैं हमारे पास, उसकी इन्फॉर्मेशन को हम रिलेशनल डेटाबेस स्ट्रक्चर में स्टोर कर रहे हैं, जो कि टेबुलर फॉर्म में स्टोर करता है। अब ये हमारे पास जो टेबुलर फॉर्म है वो 1 और मोर टेबुलर फॉर्म्स हैं, और मतलब एक से ज़्यादा टेबल्स हैं, और हमारे पास लिंकिंग जो है वो एक कॉमन डेटा से है, जो कि यहाँ पे क्या है, LID है। और ये जो LID हो गई वो क्या हो गई हमारे पास, की हो गई हमारे पास। ठीक है, तो क्वेरी हम परफॉर्म कर सकते हैं सिंगल टेबल पर भी और ग्रुप ऑफ टेबल्स पर भी हमारे पास। ठीक है, तो ये रिलेशनल डेटाबेस स्ट्रक्चर है जो अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करता है सीरीज ऑफ 2 डायमेंशनल टेबल्स के अंदर। ठीक है, और ईच टेबल कंटेन्स डेटा फॉर वन एंटिटी। इन द फर्स्ट टेबल द एंटिटी इज लैंड टाइटल।
तो हर एक एंटिटी के लिए हमारे पास एक टेबल होती है। जैसे कि हमारे पास ये लैंड टाइटल के बारे में हमारे पास, दूसरा जो है हमारे पास पार्सल के बारे में, मतलब उसका साइज और कैटेगरी रजिस्ट्रेशन। थर्ड जो है वो हमारे पास उसकी ऑनर इन्फॉर्मेशन है, तो वो हमारे पास ऑनर टेबल होगी हमारे पास। तो एक सिंगल एंटिटी के लिए एक टेबल है हमारे पास। The data are organized into rows and columns with columns containing the attributes of entity। तो कॉलम तो एट्रीब्यूट्स को कंटेन करते हैं हमारे पास। ईच कॉलम हैज a distinctive name and here every entity in a single column must be drawn from the same domain हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि ये जो हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस स्ट्रक्चर है हमारे पास फॉर यूटिलिटी कंज्यूमर मैनेजमेंट, कि सबसे पहले जो एंटिटी है वो हमारे पास उसका डिस्ट्रिक्ट, टाइप सर्विस, यूजर, ठीक है। और यहाँ पे जो यूजर है वो हमारे पास एक कॉमन डेटा या फिर की का काम कर रहा है। फिर फर्दर जो एंटिटी टेबल है उसका नेम, एड्रेस, टाइप कंज्यूमर, अमाउंट यूज। फिर ये जो यूजर है वो इस टेबल के अंदर भी रहेगा हमारे पास। उसके अलावा जो कॉमन डेटा है वो है हमारे पास टाइप कंज्यूमर और हमारे पास एड्रेस हमारे पास, ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन जो ऑनर की है वो भी अलग से कंटेन कर रहा है। मतलब कहने का ये है कि जो टेबुलर फॉर्म में डेटा हर एक सिंगल एंटिटी के लिए यूज हो रहा है, यहाँ पे यूटिलिटी कंज्यूमर मैनेजमेंट डेटा को स्टोर किया जा रहा है हमारे पास, तो एक कॉमन डेटा रहता है हमारे पास जिसको हम की कहते हैं हमारे पास, ठीक है। उसी के रेस्पेक्ट में हर एक जो टेबुलर फॉर्म है डेटा का उसको लिंक किया जाता है। जैसे इसके अंदर देखते हैं कि रिलेशनल मॉडल क्या होता है। इट इज़ अ कॉन्सेप्ट प्रपोज्ड बाय कोड and is popular among GIS users. A relational database allows the definition of data structures, storage and retrieval operations and integrity constraints, ठीक है। कि जो ये रिलेशनल डेटाबेस स्ट्रक्चर है वो क्या करता है, वहाँ पर स्टोरेज अलाउ करता है हमारे पास डेटा का, और साथ के साथ जो रिट्रीव करते हैं हम डेटा को उसको भी हम अच्छे से या ईजिली कर सकते हैं हमारे पास। इसमें जो डेटा स्टोर किया जाता है उसका रिलेशन बिटवीन देम जो ऑर्गेनाइज किया जाता है वो टेबुलर फॉर्म में किया जाता है हमारे पास। और ये जो टेबल है वो एक तो रिकॉर्ड या डेटा को स्टोर करती है हमारे पास, और हर एक सिंगल एंटिटी के लिए सिंगल टेबल होती है हमारे पास। ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल कंटेन्स द सेम फील्ड्स हमारे पास, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास रिलेशनल टेबल्स की, एक तो वैल्यू जो होती है वो एटॉमिक होती हैं, हर एक रो जो होती है वो यूनिक होती है हमारे पास, क्योंकि हर एक जो रो या फिर टपल होता है वो एक सिंगल फीचर को या लैंड एरिया को, जैसे हमने एग्जांपल देखा था 1 2 3, तो यूनिक है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सीक्वेंस और रोज इनसिग्निफिकेंट, और हमारे पास जो कॉलम का सीक्वेंस होता है वो भी इनसिग्निफिकेंट। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नंबर 2 को हम पहले रखेंगे नंबर 3 को बाद में, ऐसा नहीं है। हम 3 को पहले भी स्टोर कर सकते हैं 2 को बाद में, तो सिग्निफिकेंट नहीं होता है हमारे पास, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास सीक्वेंस जो होता है कॉलम का वो भी हम किसी भी एंटिटी को कभी भी कॉलम को कहीं पर भी स्टोर कर सकते हैं, बट जो यूनिक वाला कॉलम है वो हर एक टेबल में होता है हमारे पास, ठीक है। तो ईच कॉलम हैज अ यूनिक नेम। कॉमन वैल्यूज आर ऑफ सेम काइंड। कॉमन वैल्यू जो है वो सेम तरीके की होती है हमारे पास हर एक टेबल में। सर्टेन फील्ड्स मे बी डिजाइंड एज कीज विच मीन दैट सर्चेज फॉर स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ दैट डेटा दैट फील्ड विल बी यूज्ड इंडेक्सिंग टू स्पीड देम अप। तो ये जो लिंकिंग है हमारे पास जिसको हम की कह रहे हैं हमारे पास, उसके रेस्पेक्ट में हम सर्च ऑपरेशन करते हैं किसी भी यूनिक डेटा के लिए हमारे पास, तो इससे ईजी हो जाता है किसी भी डेटा को सर्च करना हमारे पास। फील्ड्स इन 2 डिफरेंट टेबल्स टेक वैल्यूज फ्रॉम द सेम सेट। A join operation can be performed to select related records in 2 tables by matching values in those fields. Often but not always the fields will have the same name in both table। तो ये है कि हमारे पास दोनों टेबल में एक कॉलम जो है वो सेम नेम का होता है जिसको हम मतलब के कॉमन डेटा कहते हैं, और हमारे पास क्या कहते हैं, की कहते हैं हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल एन ऑर्गेनाइजेशन टेबल माइट कंटेन एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट कोड, पेयर्स। तो हो सकता है हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि जब ऑर्गेनाइजेशन का टेबल या डेटा स्टोर करते हैं हमारे पास, तो एक एम्प्लॉय आईडी किया हमने और डिपार्टमेंट का कोड किया हमारे पास, ठीक है। और डिपार्टमेंट टेबल जो होगी वो डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट कोड, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने डिपार्टमेंट में उसको स्टोर किया हमारे पास, ठीक है। तो डिपार्टमेंट कोड जो है वो कॉमन है हमारे पास, ठीक है। Payers to identify an organization's salary expenses. We could sum the salaries of employees in the department by joining on the employee code and department code fields of 2 tables. This can be extended to joining multiple tables on multiple fields
बिकॉज दी रिलेशनशिप्स आर ओनली स्पेसिफाइड एट रिट्रीवल टाइम। ठीक है, the relational databases are classified as dynamic database management system. The relational database management system is database based on relational model हमारे पास। तो इसमें एक एग्जांपल है कि एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय कोड तो हमने एक स्टोर किया, उसके साथ साथ नेक्स्ट जो टेबल थी डिपार्टमेंटल टेबल, उसके अंदर हमने नेम और कोड, उसके साथ हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं उसको स्टोर किया। अब ये जो टेबल है हमारे पास, उसके पेज टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन सैलरी एक्सपेंसेस, तो सैलरी एक्सपेंसेस कितने कितने हैं हमारे पास, उसके अंदर देखिए हमारे पास डिपार्टमेंट कोड हो गया, नेम हो गया हमारे पास। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास क्या है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हो गया और सैलरी एक्सपेंसेस हो गया। अब ये जो सैलरी एक्सपेंसेस है उसको हम क्या सम अप करके भी स्टोर कर सकते हैं हमारे पास, कि वी कुड सम सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज इन द डिपार्टमेंट बाय जॉइनिंग द एम्प्लॉय कोड और डिपार्टमेंट कोड फील्ड्स ऑफ द टू टेबल्स। तो जो डिफरेंट टेबल थी, एक तो हमारे पास एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट कोड था हमारे पास, तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, एक डिफरेंट हमारे पास डिपार्टमेंटल कोड के जितनी भी सैलरी होंगी उसको स्टोर कर सकते हैं। उन सभी की एम्प्लॉयज़ की सैलरी को हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे हमारे पास। अगर 8 हैं तो हमारे पास 8 की सैलरी एक्सपेंसेस को ऐड कर सकते हैं, जो हमारे पास हम डिपार्टमेंट कोड या फिर नेम से स्टोर कर रहे हैं हमारे पास। ठीक है, तो जब हम रिट्रीव करेंगे डेटा इस पर्टिकुलर टेबल से, जब हम किसी भी डेटा को रिट्रीव करेंगे हमारे पास, तो जो मल्टीपल फील्ड्स हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या मल्टीपल कोड्स की एक साथ सैलरी को स्टोर किया हुआ है हमारे पास, रिट्रीव डेटा करने के लिए हमारे पास जो रिलेशनशिप है बिटवीन द डेटा वो हमारे पास स्पेसिफाई करनी पड़ेगी जब हम डेटा को रिट्रीव करेंगे इस टेबल से हमारे पास। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि दीज रिलेशनशिप्स आर ओनली स्पेसिफाइड एट रिट्रीवल टाइम। तो जो रिलेशनल डेटाबेस है वो हमारे पास डायनेमिक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है हमारे पास। ठीक है, द मेन डिसएडवांटेज इज द टर्मिनोलॉजी of relational database, which can be confusing because of the use of different terminologies by different users. Although the relational model is flexible than hierarchical and network model, but still suffers from data redundancy and can be slow and difficult to implement. Its efficiency is to reduced with the handling of complex data formats of GIS because of limited range of data type. तो हर एक डिफरेंट यूजर जो है वो डिफरेंट आईडी को भी रख सकता है, की रख सकता है हमारे पास। तो ये क्या है, हमारे पास डिफरेंट जो यूजर्स हैं अपने बेसिस पे डिफरेंट टर्मिनोलॉजी को यूज करते हैं, जो कि इसको मोर हमारे पास कन्फ्यूजेबल बनाता है हमारे पास, जिसकी वजह से इसका टर्मिनेशन हो रहा है हमारे पास। ठीक है, आजकल इतना यूज नहीं हो रहा है क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आ गया हमारे पास। ठीक है, उसको भी अब हम देखेंगे नेक्स्ट डेटाबेस स्ट्रक्चर में। तो इसके अलावा इसके जो डिसएडवांटेज हैं ये है कि इसके अंदर भी डेटा रिडंडेंसी हो सकती है, ये भी हमारे पास स्लो होता है और डिफ़िकल्ट होता है टू इम्प्लीमेंट। ठीक है, और जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, मतलब कि हैंडलिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा जो होता है इसके अंदर वो कम तरीके से प्रोसेस किया जाता है, मतलब एफिशिएंसी जो होती है वो उसकी कम होती है हमारे पास। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं तो ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है हायरार्किकल और नेटवर्क मॉडल से हमारे पास। ठीक है, तो ये पॉइंट्स में आप लिख लोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे यहाँ पे जो डिसएडवांटेज है हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस स्ट्रक्चर के, वो है कि इट कैन नॉट हैंडल जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट सच एज कनेक्टेड टू, नियर टू, फार फ्रॉम। मतलब ये क्या लिंकिंग है, अगर हम ये ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाह रहे हैं रिलेशनल डेटाबेस स्ट्रक्चर के ऊपर कि कनेक्टेड टू कौन सा किससे ज़्यादा कनेक्टेड है, कौन किसके ज़्यादा पास है, कौन किससे ज़्यादा दूर है, तो वो थोड़ा ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास डिफिकल्ट होता है हमारे पास। ठीक है, हैंडल नहीं कर पाता है। इट ऑलवेज प्रोड्यूसेस सम रिडंडेंसी रहती है हमारे पास, जो कि स्लो और डिफिकल्ट बनाती है इसको इम्प्लीमेंट करना। इट इज़ डिफिकल्ट टू हैंडल कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट सच एज फाउंड इन GIS एज देयर इज लिमिटेड रेंज ऑफ डेटा टाइप्स एंड डिफिकल्टीज विद द हैंडलिंग ऑफ टाइम हमारे पास। तो डिफ़िकल्टी हमारे पास होती है जब कॉम्प्लेक्स डेटा को हैंडल करना, हमारे पास इस जो रिलेशनल डेटा मॉडल है उसमें डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि ये लिमिटेड रेंज ऑफ डेटा टाइप्स के लिए अवेलेबल है। तो हमारे पास ये जो डिसएडवांटेज है हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस स्ट्रक्चर है। अब हम जो लास्ट डेटाबेस स्ट्रक्चर है जो न्यूली अवेलेबल है हमारे पास, जो कि हमारे पास क्या है, स्पेशल और नॉन स्पेशल डेटा को एक साथ स्टोर करता है, वो अभी हम फिगर के माध्यम से समझेंगे। तो अभी
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस देखते हैं हमारे पास कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स हैव इट्स ओरिजिन फ्रॉम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड हैव फाउंड एप्लीकेशन इन सॉल्विंग रिडंडेंसी एंड सीक्वेंशियल सर्च इन रिलेशनल स्ट्रक्चर्स हमारे पास। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास रिडंडेंसी सॉल्विंग, और हमारे पास प्रोग्रामिंग ऑफ कंप्यूटर से ये ओरिजिन हुआ है, और हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बेस्ट है हमारे पास। इन GIS object oriented concepts have been found useful in handling complex spatial entities and for resolving problems of database modifications when operations such as polygon overlay are carried out। तो मतलब जो डिफिकल्ट ऑपरेशंस होते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स डेटा को हैंडल करना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट से ईजी हो जाता है, और ये हमारे पास प्रॉब्लम जो भी हैं उनको रिजॉल्व करता है हमारे पास, ठीक है। जैसे पॉलीगन ओवरले के लिए हमारे पास ये जो ऑपरेशन हम अप्लाई करते हैं उसके लिए बेस्ट है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो कॉन्सेप्ट है या फिर डेटाबेस स्ट्रक्चर है। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस डेटा आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ ए सीरीज ऑफ यूनिक एंड डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स हैविंग सिमिलर फिनोमेना नोन एज ऑब्जेक्ट क्लास हैविंग सम नेचुरल स्ट्रक्चरिंग क्राइटेरिया। तो इसके अंदर जो डेटा स्टोर किया जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, मतलब कोई भी फीचर है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक साथ ही मिलेगी कि उसकी लोकेशन इन्फॉर्मेशन और उसके एट्रीब्यूट की इन्फॉर्मेशन वहाँ पर। तो हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो फिर दूसरा ऑब्जेक्ट होगा, मतलब कि सीरीज में हमारे पास डेटा को स्टोर किया जाता है हमारे पास हर एक ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है कि सीरीज ऑफ यूनिक एंड डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट हैव सिमिलर फिनोमेना नोन एज ऑब्जेक्ट क्लास हैविंग सम नेचुरल स्ट्रक्चरिंग क्राइटेरिया, मतलब ऐसे मतलब कि एक साथ लेयर वाइज या फिर आप कह लीजिए सीरीज ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट्स को एक साथ स्टोर किया जाता है हमारे पास, जिसके अंदर दोनों इन्फॉर्मेशन होती है, स्पेशल और नॉन स्पेशल। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट मे बी डिस्क्राइब्ड इन द डेटाबेस इन टर्म्स ऑफ इट्स एट्रीब्यूट्स कॉल्ड इट्स स्टेट। तो जो एट्रीब्यूट डेटा है उसको हम स्टेट कहते हैं, एज वेल एज सेट ऑफ प्रोसीजर्स विच डिस्क्राइब्स इट्स बिहेवियर और ऑपरेशन और मेथड को एक साथ स्टोर करता है। दीज डेटा आर एनकैप्सुलेटेड विद इन एन ऑब्जेक्ट विच इज डिफाइंड बाई ए यूनिक आइडेंटिफायर विद इन द डेटाबेस हमारे पास। तो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक डिफरेंट हमारे पास आइडेंटिफायर होता है, हमारे पास यूनिक आइडेंटिफायर होता है। वंस द डेटा हैव बीन इनकैप्सुलेटेड एज एन ऑब्जेक्ट इन द डेटाबेस, द ओनली वे टू चेंज और टू क्वेरी देम इज टू सेंड द रिक्वेस्ट नोन एज मैसेज टू कैरी आउट वन ऑफ इट्स ऑपरेशन हमारे पास। और फिर हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस के अंदर अगर कोई भी क्वेरी परफॉर्म करनी है हमारे पास तो उसको एक मैसेज भेजना पड़ता है, उसके बाद हमारे पास उस पर ऑपरेशन अप्लाई होता है हमारे पास, ठीक है। तो अभी ये सारी चीज़ें फिगर से समझ जाएंगे कि कैसे हम इस डेटा को स्टोर करते हैं। द टाइप्स ऑफ क्वेरिंग पॉसिबल डिपेंड्स ऑन द ऑपरेशन दैट हैव बीन यूज्ड टू डिफाइन द ऑब्जेक्ट। द रेस्पॉन्स ऑफ द ऑब्जेक्ट टू ए मैसेज विल डिपेंड ऑन इट्स स्टेट। स्टेट मतलब उसके करेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करता है कि वो उस मैसेज का रिप्लाई कैसे करता है हमारे पास, ठीक है, उसका रेस्पॉन्स कैसे देता है। द सेम मैसेज मे ब्रिंग अबाउट अ डिफरेंट रिएक्शन when received by different objects or in a different context. This is termed as polymorphism। तो मतलब कि एक जो मैसेज जिसको हमें जिसके डेटा के ऊपर हमें अगर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसको एक मैसेज भेजा। अब ये जो मैसेज गया हमारे पास ये डिपेंड करता है कि उसका जो रिप्लाई है फिर या जो रेस्पॉन्स है वो कैसे आएगा, उसके ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है हमारे पास, ठीक है। हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट मैसेज आए, रिप्लाई आए, डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास डिफरेंट रिप्लाई आए। तो हमारे पास ये जो रेस्पॉन्स है उसका वो उसके ऑब्जेक्ट के बिहेवियर पर डिपेंड करता है, उसकी स्टेट पर डिपेंड करता है हमारे पास, ठीक है। डेटा यूज्ड इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस नीड टू बी क्लियरली डिफाइनेबल एज यूनिक आइडेंटिटीज। जैसे इसके अंदर देखते हैं हमारे पास कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन हायरार्की फॉर द सेम डेटा हमारे पास कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होता है कि सबसे पहले मान लीजिए कोई भी डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास, ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन आपको किसी भी हमारे पास डेटा के अंदर रहेगी, उसके अंदर एड्रेस उसका जैसे सर्विस टाइप ऑफ बिल्डिंग ऑनर ये सब क्या अलग अलग टेबलर फॉर्म में थे रिलेशनल डेटा में। इसमें एक ही साथ सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए या फिर फीचर के लिए सारा डेटा एक साथ स्टोर किया जाता है। जैसे हमारे पास क्या डिस्ट्रिक्ट के वो कहाँ सिचुएटेड है तो वो क्या उसका एड्रेस हो जाएगा हमारे पास, वो कहाँ रहता है हमारे पास, ठीक है। और मतलब कि ये किसके द्वारा यूज किया जाता है ये जो एड्रेस है तो उसकी इन्फॉर्मेशन मतलब यूजर की इन्फॉर्मेशन रहेगी हमारे पास, तो उसका नेम, टाइप ऑफ कंज्यूमर और अमाउंट यूज्ड। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है एक सिंगल टेबलर में आपको मिलेगी, ठीक है, एक सिंगल प्लेस पर मिलेगी हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा अभी हम
जैसे हमने 9th लेक्चर में देखा था कि जब हमने चारों डेटाबेस स्ट्रक्चर देखे थे तो उसमें हमने देखा था कि कोई भी एट्रीब्यूट्स जो रहता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो उसका जैसे क्लास नेम रहेगा हमारे पास, ठीक है, उसके एट्रीब्यूट्स की इन्फॉर्मेशन रहेगी, फिर हमारे पास एक साथ जो स्टोर किया जाएगा वो हमारे पास उसके ऑपरेशंस, ठीक है, जो जो हम उसमें स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है एक साथ स्टोर की जाती है फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए। फर्दर हमारे पास सीरीज रहेगी फॉर अदर ऑब्जेक्ट्स के लिए हमारे पास, ठीक है। तो सिमिलर है कि ये जो क्लास नेम है वो क्या है हमारे पास, उसकी एड्रेस इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, और उसके साथ साथ उसकी डिस्ट्रिक्ट की भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है अगर हम हायरार्की फॉर द सेम डेटा मतलब कि उसके प्लेस की बात करते हैं हमारे पास, ठीक है। और ये जो यूजर है हमारे पास उसकी भी इन्फॉर्मेशन एक साथ है। तो ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो किसकी है हमारे पास, एक सिंगल एंटिटी या ऑब्जेक्ट की है हमारे पास, ठीक है, और जो कि एक साथ स्टोर की जा रही है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर हमारे पास, ठीक है। गिवन दैट these database as with their network and hierarchical counterparts provide very efficient structures of organizing hierarchical interrelated data, establishing the database is obviously time consuming as the objects may be definable more explicitly and the various links need to be established। इसके अंदर क्या हमारे पास डेटा को टाइम लगता है स्टोर करने में हमारे पास, ठीक है, क्योंकि लिंकेज जो होते हैं उसको अच्छे से डेवलप किया जाता है, स्टेब्लिश किया जाता है हमारे पास। Once this is finished, the database provides a very efficient structure for querying, especially with reference to specific object। अगर हम specific object से या किसी specific identity से उसको परफॉर्म करते हैं, कोई क्वेरी को परफॉर्म करते हैं, तो बहुत एफिशिएंटली उसको हैंडल किया जाता है हमारे पास। सिलेक्शन जो होता है वो अप्रोप्रिएट डेटाबेस स्ट्रक्चर का वो हमारे पास ज़रूरी होता है, ठीक है। It should be apparent that the four basic database structure hierarchical, network, object oriented and relational all have something to offer for spatial information system। hierarchical जो होता है, तो अभी हम क्या सभी के बारे में देख लेते हैं एक एक लाइन में, फिर से रिवीजन हो जाएगा वहाँ पर कि hierarchical system allow large database to be divided up easily in manageable chunks हमारे पास, ठीक है, जो कि हमने देखा था कि एक सिंगल पॉइंट तक जा रहा था हमारे पास, ठीक है। बट दे आर इनफ्लेक्सिबल फॉर बिल्डिंग न्यू सर्च पाथ एंड दे में कंटेन मच रिडंडेंट, मतलब कि हमारे पास रिपीटेशन अलाउड ज़्यादा था हमारे पास, उसमें रिपीट हो रहा था, और हमारे पास जो इनफ्लेक्सिबल था जब हम उसको सर्च करते थे हमारे पास, ठीक है। तो ये हायरार्किकल अप्रोच था कि हायरार्किकल अप्रोच इज often useful for dividing spatial data into manageable themes or into manageable areas so that continuous seamless mapping become possible। हमारे पास हायरार्किकल क्या है, 1 to many रिलेशनशिप था, तो हमारे पास मैनेजेबल थीम्स तक हम उसको डिवाइड कर रहे थे, जो कि हमारे पास मैपिंग के लिए यूजफुल होता है। बट नेटवर्क की बात करते हैं, जो सेकंड डेटाबेस स्ट्रक्चर हमने देखा था, नेटवर्क सिस्टम कंटेन्स लिटिल redundant data and provide fast directed and inflexible links between related entities। तो हमारे पास जो लिंक किया जा रहा था हमारे पास पॉइंटर के थ्रू हमारे पास, ठीक है, डेटा को, जो कि रिडंडेंट कम कर रहा था हमारे पास, और रिपीटेशन भी कम होता है हमारे पास इसके अंदर, ठीक है, जो कि फास्ट और डायरेक्टेड लिंक रखता है बिटवीन द एंटिटीज। नेटवर्क अप्रोच इज आइडियल फॉर टोपोलॉजिकल लिंक्ड वेक्टर लाइंस एंड पॉलीगन। तो टोपोलॉजिकली अगर डेटा को लिंक करना है तो आपको नेटवर्क अप्रोच या फिर नेटवर्क डेटाबेस स्ट्रक्चर में डेटा को स्टोर करना है। रिलेशनल सिस्टम आर ओपन, फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल बट मे सफ़र फ्रॉम लार्ज डेटा वॉल्यूम्स, रिडंडेंसी एंड लॉन्ग सर्च टाइम हमारे पास। तो रिलेशनल के अंदर क्या है कि लॉन्ग सर्च टाइम रहता है, जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स डेटा होता है, हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है हमारे पास, ठीक है। लार्ज डेटा वॉल्यूम के लिए लॉन्ग सर्च टाइम, रिडंडेंसी भी इंक्रीज हो जाती है हमारे पास। बट ये जो रिलेशनल डेटाबेस स्ट्रक्चर वो फ्लेक्सिबल है हमारे पास और अडेप्टेबल है एज कम्पेयर टू द हायरार्किकल एंड नेटवर्क अप्रोच, ठीक है। द रिलेशनल अप्रोच is good for retrieving objects on the basis of their attributes और for creating new attributes and attributes value from existing data हमारे पास। तो जब हम डेटा से रिट्रीव करते हैं हमारे पास रिलेशनल अप्रोच या रिलेशनल डेटाबेस स्ट्रक्चर में, हमारे पास अगर उसके एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे हम उसको सर्च करते हैं हमारे पास, तो वो ईजी होता है हमारे पास, क्योंकि उसके अंदर जो टेबुलर फॉर्म है वो एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे हमारे पास स्टोर किया जाता है हमारे पास। तो हमारे पास एट्रीब्यूट के बेसिस पे सर्च ऑपरेशन इजी होता है और हमारे पास नए एट्रीब्यूट्स को क्रिएट करना भी इजी होता है हमारे पास, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करते हैं, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम परमिट रिलेशंस, फंक्शनैलिटी, persistence and interdependency to be built into one system at the expense of the programming tools
बीइंग मोर कॉम्प्लेक्स एंड हेवियर डिमांड्स ऑन कंप्यूटिंग पावर। तो ये हमारे पास ज़्यादा फीचर शो करता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स डेटा के लिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग डेटा के लिए हमारे पास, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्ट्रक्चरिंग इज यूजफुल व्हेन एंटिटी शेयर एट्रीब्यूट्स और इंटरेक्ट इन ए स्पेशल वेज हमारे पास। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूजफुल है जब हमारे पास जो एंटिटीज है हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं वो शेयर करते हैं एट्रीब्यूट्स को या फिर इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे को एक स्पेशल वे में हमारे पास, ठीक है। Consequently, it is not surprising that these techniques are often used together in special information system to complement each other rather than assigning all the work to one of them. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हर एक डेटाबेस स्ट्रक्चर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी रख रहा है हमारे पास और पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पज के लिए वो यूजफुल है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या है कि सभी को किसी पर्पज या यूजर के बेसिस पे डेटाबेस स्ट्रक्चर को यूज किया जाता है हमारे पास। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल जो हमने देखा उसको फिर से देखते हैं, थोड़ा सा मतलब क्लियर हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस पैराडिज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज systems and persistent systems. The power of OODB object oriented database जो है वो comes from the seamless treatment of both persistent data as found in the database and transient data as found in the executive program। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है वो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आया है जो कि दोनों परसिस्टेंट डेटा को भी कंसिडर करता है हमारे पास और जो प्रोग्रामिंग में यूज होता है ट्रांजिएंट डेटा को भी यूज करता है हमारे पास, ठीक है। तो ODBMS जो है हमारे पास ऐड करता है डेटाबेस फंक्शनैलिटी को टू object programming languages. They bring much more than persistent storage of programming language objects and provide full feature database programming capability. A major benefit of this approach is the unification of the application and database development into a seamless data model and language environment. तो ये जो पूरी लैंग्वेज लिखी हुई है वो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बताई गई है हमारे पास, ठीक है। तो आपको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, जो हमने ऊपर टॉपिक्स पढ़े हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के उसके एडवांटेजेस क्या हैं उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, बस आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा कवर नहीं की जाती हैं हमारे पास गेट एग्जाम में। बट आपको समझना है कि ये जो डेवलपमेंट हुई है OODB की वो हमारे पास किसके बेसिस पे हुई है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिस पे हुई है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो OODB है हमारे पास वो यूनिफिकेशन रखता है एप्लीकेशन का, ठीक है। और जो डेवलपमेंट होता है इस डेटाबेस का वो हमारे पास लैंग्वेज एनवायरनमेंट या फिर डेटा मॉडल के बेसिस पे होता है हमारे पास। As a result, applications require less code, use more natural data modeling and code bases are easier to maintain. In contrast to the relational database management system where a complex data structure must be flattened out to fit into tables or joined together from those tables to form the in-memory structure, object or DBMS have no performance overhead to store or retrieve a web or hierarchy of the interrelated objects. तो अगर हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे कि जो रिलेशनल DBMS था जो कि टेबुलर फॉर्म में डेटा को स्टोर कर रहा था, अगर हम कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर आ जाता है तो एक तो टाइम ज़्यादा लेता है और इतना मतलब जो रिडंडेंसी है वो भी इंक्रीज हो जाती है हमारे पास। तो वो क्या टेबल को एक साथ ज्वाइन करता है हमारे पास यूनिक आईडी से, बट ODBMS के साथ हमारे पास ऐसा नहीं होता। ये जो ODBMS है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो स्टोर करता है हमारे पास, ठीक है, और एक दूसरे को एक ही साथ स्टोर करके उनको इंटर रिलेट करता है जो कि एक सीरीज फॉर्म में स्टोर करता है डेटा को हमारे पास। दिस 1-to-1 मैपिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट बेसिस पे स्टोर करता है डेटा को, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। 1-to-1 मैपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट टू डेटाबेस स्ट्रक्चर हैज़ 2 बेनिफिट्स ओवर अदर स्टोरेज अप्रोचेज। तो मतलब ये जो 2 बेनिफिट्स हैं देख लेते हैं OODB के अदर डेटाबेस स्ट्रक्चर पे। एक तो हमारे पास के इट प्रोवाइड हायर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, हायर परफॉर्मेंस हो जाती है क्योंकि सिंगल प्लेस पे हर एक ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास सेकेंडली क्या कि इट इनेबल्स बेटर मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स हमारे पास, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नेचर रहता है हमारे पास हो सकता है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन समझ में नहीं आती है कैसे स्टोर किया जाए, तो हर एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड एक ही साथ आप स्टोर कर रहे हो तो वो ईजी हो जाता है उस कॉम्प्लेक्स डेटा को स्टोर करना, और फिर हर एक ऑब्जेक्ट को उससे फीचर के रिलेशनशिप पे आप उसको लिंक कर सकते हो हमारे पास, जैसे कि ODBMS के अंदर किया जाता है हमारे पास। तो 2 अप्रोच हैं, मतलब कि 2 बेनिफिट्स हैं हमारे पास ODBMS के अदर 3 डेटाबेस स्ट्रक्चर पे। एक तो हमारे पास है कि हायर परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा है हमारे पास बेटर मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स।
This makes Object DBMS better suited to support applications such as risk analysis systems, telecommunication service application, WWW, वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है, डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर के लिए, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स के लिए, विच हैव कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स बिटवीन डेटा। तो ये देख रहे हो आप कितनी बड़ी बड़े ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को जो कि कॉम्प्लेक्स नेचर रखते हैं, उसके लिए जो DBMS यूज किया जाता है वो है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड DBMS, क्योंकि ये परफॉर्म जो करता है कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशनशिप्स विद द ऑब्जेक्ट्स को बेटर मैनेज करता है हमारे पास, और परफॉर्मेंस जो रहती है वो हाई रहती है हमारे पास। तो इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो DBMS के, जैसे रिस्क एनालिसिस सिस्टम में हो गया, टेलीकम्युनिकेशन सर्वर एप्लीकेशंस में हो गया, वर्ल्ड वाइड वेब आपने देखा ही है, ठीक है, वो भी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा और कॉम्प्लेक्स नेचर होता है, उसमें भी हमारे पास DBMS यूज किया जाता है। डिजाइन एंड परफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम विच हैव कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन डेटा के लिए हमारे पास ODBMS यूज किया जाता है। मेन प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल इज द इम्प्लिसिट uncertainty of geographical ideas. Therefore, it is difficult to represent them in rigidly bounded data sets. There is also no theoretical base or standard query language for the object oriented model हमारे पास। तो इसका एक डिसएडवांटेज भी कि जो ODBMS होता है या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल होता है वो वहाँ पर रिजिड बाउंड्री से जो डेटा सेट्स होते हैं वो रिजिड बाउंड्री से स्टोर नहीं किए जाते हैं। तो जियोग्राफिकल आइडियाज़ हैं जो हमारे पास, ठीक है, किसी एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा था तो रिजिड बाउंड्री के साथ स्टोर नहीं करता है, तो वो अनसर्टेनिटी हमें पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में देखने के लिए मिलती है हमारे पास, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिए वो हमारे पास कोई थियोरेटिकल बेस नहीं रखता हमारे पास। तो ये डिसएडवांटेज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस स्ट्रक्चर का हमारे पास, ठीक है। तो ये हमने 4 डेटाबेस स्ट्रक्चर देख लिए हैं प्रीवियस लेक्चर और आज के लेक्चर में हमारे पास, ठीक है। आज लेक्चर में हमने रिलेशनल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड देखा, जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो हमने पहले देखा, ठीक है। और लास्ट में जो अभी हमने देखा कि इसके 2 फायदे और इसका एप्लीकेशन क्या है वो भी इम्पोर्टेंट है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो PDF नोट्स हैं हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड किए जाते हैं डेली बेसिस पे, और वहाँ पर सारी अपडेट्स जॉब से रिलेटेड जितने भी जॉब एडवर्टाइजमेंट है हमारे पास गेट जियोमेट्रिक्स या फिर जियोमेट्रिक्स के बेसिस पे हमारे पास वो अपलोड किए जाते हैं। तो आप हमें टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर भी फॉलो कीजिए, जिसका लिंक जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी के साथ करते रहिए। थैंक यू।